स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में, यानी जो कैबिनेट होती है उसके द्वारा कौन कौन सी समितियां गठित की जाती है। उसके संदर्भ में मैंने आपसे विस्तृत रूप से समझाया। और आज जो हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसद का। और सभी जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और संसद का जो टॉपिक है वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर पॉलिटी का मान लीजिए किसी एग्जाम में सिलेबस है तो संसद का टॉपिक तो उसमें होता ही है। मित्रों, आप इस बात को समझ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि संसद है, भारत की संसद है, उसके बहुत से प्रावधान हैं, उन सभी की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं संसद का टॉपिक। और हाँ, जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन सभी से मैं कह रहा हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, जब भी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं संसद का टॉपिक। तो कह रहे हैं कि संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहे हैं भारत की जो संसद है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। और मित्रों, संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, जब मैंने आपको चर्चा किया किसकी, संसदीय व्यवस्था का, जब हमारा जो वीडियो आया, यानी जब संसदीय व्यवस्था के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, तब मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया था कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल या उत्तरदायी सरकार भी हम उसको कहते हैं। मैंने आपको उस समय बताया था। और मित्रों, मेरे सभी लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हैं। आप एक एक करके उन सभी लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। और संसदीय व्यवस्था का जो टॉपिक है मित्रों, मैंने आपसे डिटेल से चर्चा में लिया था, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया। और वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो भारत की जो संसद है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। और जो संसदीय प्रणाली है हम उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। यानी मित्रों, जो हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया संसदीय प्रणाली का, तो उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है कि हमने वेस्टमिंस्टर को अपनाया है, मॉडल को अपनाया है। इस कारण से भारत की संसद एक भारत में विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया। यानी मित्रों, संविधान का जो 5वां भाग है उसमें हमने अनुच्छेद 79 से 122 में संसद की संरचना कैसी होगी, कितनी उसकी अवधि होगी, अधिकारी कौन कौन से होंगे, संसद के जो सदस्य होते हैं उनके पास कौन कौन से अधिकार होंगे, शक्तियाँ क्या होंगी, उन सभी की चर्चा हमने अनुच्छेद 79 से 122 में की है। और फ्रेंड्स, हाँ, आज मैं आपसे एक विशेष रूप से चर्चा कर दूं कि जब भी मैं अनुच्छेदों के बारे में बोलता हूं तो आप मुझे ऐसा लगता है आप इस बारे में ज़रूर सोचते होंगे कि आपको नहीं, यानी मेरे को तो सारे अनुच्छेदों के बारे में याद होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। यानी कि जितने भी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं ना, यानी कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उसमें जो अनुच्छेद आते हैं वही अनुच्छेद हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है हमें संविधान का जो संविधान हमने खरीद लिया और हम उस संविधान को रट रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। वैसे भी कितने एग्जाम्स के अंदर अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। और अनुच्छेद पूछे भी जाते हैं तो या तो मौलिक अधिकारों से, या राष्ट्रपति के जो टॉपिक है, या संसद से। यानी कि जो महत्वपूर्ण जितने भी भारत की जो टॉपिक्स हैं, यानी जो भारत में राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होते हैं वही पूछे जाते हैं। आपको अलग से अनुच्छेदों के बारे में किसी भी प्रकार से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज विशेष रूप से ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसी की बात हम चर्चा कर रहे थे कि संविधान का जो 5वां भाग है, और हाँ, सभी मैंने भाग करवा दिए हैं संविधान के। और जो 5वां भाग की यहाँ पे बात की जा रही है कि संघ जो सरकार है, 5वें भाग में हम संघ सरकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो 5वां भाग है उसमें हम अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 के बारे में 22 तक संसद की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम फ्रेंड्स चर्चा करेंगे संसद के गठन की, यानी कब संसद का जो गठन हुआ और क्या परिस्थितियाँ बनी, तो उसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहे हैं, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी मित्रों, संविधान ये कहता है कि भारत की जो संसद होगी उसमें 3 हम अंगों को गिनते हैं। कौन कौन से? कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अब मित्रों, मैंने आपको जब राष्ट्रपति का जो टॉपिक करवाया
तब भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग है। यही वाक्य मैंने उस समय आपको बोला था कि भारत का जो राष्ट्रपति है, यानी भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्यों, उसका कारण भी मैंने बताया था, क्योंकि जो भी बिल संसद लेकर के आती है अपने सभा पटल पर, वो बिल तब ही एक्ट बनता है, यानी तब ही वो कानून बनता है जब राष्ट्रपति अपनी जो है, यानी राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं, यानी अपनी सहमति जब राष्ट्रपति दे देते हैं। तो उसी कारण से जो है हमने संसद में राष्ट्रपति को भी गिना है, अन्यथा हमने जो है कोई उसका अन्य कारण नहीं दिया। और मित्रों, इस बात की यहाँ पे चर्चा भी होगी कि सन 1954 में राज्य परिषद व जनता का सदन के स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया। यानी मित्रों, पहले अगर अपन बात करें तो पहले जो है ये कह रहे हैं कि जो पहले हम राज्यसभा के लिए शब्द का उपयोग करते थे, कौन सा, हम राज्यसभा को पहले कहते थे राज्य परिषद और लोकसभा को हम कहते थे जनता का सदन। लेकिन जो क्या हुआ, बाद में हमने जाकर के जो है राज्य परिषद को कह दिया राज्यसभा और जनता का सदन को कह दिया लोकसभा। ठीक है फ्रेंड्स, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे करें, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोकसभा होती है और जो राज्यसभा, उन दोनों के बारे में बता रहे हैं कि जो लोकसभा तो होती है वो संसद का निचला सदन है, यानी कि जो पहला चैम्बर है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जो राज्यसभा होती है वो संसद का उच्च सदन है। क्यों, क्योंकि संसद का उच्च सदन इसके कारण कह रहे हैं क्योंकि जो राज्यसभा होती है ना, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी मित्रों, भारत के जितने भी राज्य हैं उनका जो प्रतिनिधित्व होता है वो भारत में राज्यसभा के द्वारा होता है। आप इस बात को जो है आसानी से समझ लीजिए। और आगे कह रहे हैं कि राज्यसभा में हम राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व है। वही बात मित्रों कह रहे हैं कि राज्यसभा में जो है कौन से सदस्य होते हैं, तो कह रहे हैं राज्यसभा में जो है राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनसे जो है प्रतिनिधि चुन करके आते हैं और वो राज्यसभा सदस्य बनते हैं। और आगे ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा होते हैं उसका तो हम अलग से चुनाव करते हैं और भारत के लोग उस चुनाव में भाग लेते हैं, और इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों को भारत के लोग चुनते हैं और उसी प्रकार से जो है भारत में फिर सरकार भी बनती है लोकसभा के द्वारा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे मित्रों कह रहे हैं, हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, नहीं वह सदन में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। मित्रों, वही बात यहाँ पे आ गई। मैंने अभी आपसे शुरू में चर्चा की थी कि जो वाक्य मैंने उपयोग किया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। मित्रों, वही बात मैंने आपसे कही थी कि आगे उस बात की चर्चा होगी कि राष्ट्रपति जो है जब किसी बिल को अपनी सहमति दे देता है तभी वो बिल कानून बनता है, और इसी कारण से हमने राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना है। अन्यथा और कोई कारण हमारे लिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग मानने के लिए हमने कोई अन्य कारण उसका नहीं दिया है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे करें, उदाहरण के स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित करता है, संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह अध्यादेश भी जारी करता है। मित्रों, राष्ट्रपति के कामों के बारे में यह बात की जा रही है कि राष्ट्रपति जो होता है वो सदन को जो है सत्र का यानी सदनों का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित भी करता है, और अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो वो अध्यादेश भी जारी करता है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और मित्रों, जो है विस्तृत रूप में मैंने आपसे जो है चर्चा की हुई है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसके बारे में, और राष्ट्रपति के जो चैप्टर हैं जितने भी भाग बने उसके भाग मैंने जो है सभी जो है डाल रखे हैं। आपने अगर उन भागों को न देखा है तो जो है अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें जाकर के आप उन भागों को देख सकते हैं। और राष्ट्रपति क्यों न हो, भारत की जितनी भी राज्य व्यवस्था है, यानी आज हम पहुंच चुके हैं 22वें अध्याय में। और मित्रों, आप इस बात को समझ लो कि 21 जो अध्याय हैं वो मैंने अब जो है कंप्लीट करवा दिए हैं, और एक एक अध्याय के बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है, एक एक शब्द के बारे में मैंने आपको मतलब समझाया है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है उन अध्यायों को जो है अच्छी प्रकार से देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करें तो कह रहे हैं इस मामले में भारत का संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स में मिलकर बनती है। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, यानी अन्य विदेशों की जो
प्रणाली है उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कि कह रहे हैं कि अमेरिका के अंतर्गत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता। जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति को भारत में संसद का अभिन्न अंग माना है, उसी प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग नहीं माना जाता। और अमेरिका के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो संसद होती है उसको क्या नाम से पुकारते हैं। मित्रों आप याद रख लेना, हमारे यहाँ पे कांग्रेस का शब्द अगर जब यूज कोई व्यक्ति करता है तो हम उसको जो है पार्टी से जोड़कर रखते हैं, लेकिन अमेरिका में अगर कांग्रेस का शब्द का अगर कोई यूज करता है तो वहाँ पे जो है भारत की संसद के अमेरिका की संसद के लिए वहाँ पे ये शब्द यूज हो रहा है। ठीक है। और अमेरिका की संसद के 2 सदन भी बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? कि एक तो ऊपरी सदन, कौन सा? अमेरिका के ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं, जबकि भारत में हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। और अमेरिका में निचले सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी और भारत में क्या कहते हैं हम? लोकसभा। और लोकसभा को हम जो है जो प्रतिनिधित्व यानी निचला सदन भी हम भारत में कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने चर्चा की संसद के बारे में, एक सामान्य चर्चा हमने अभी तक की है। आगे हम बात करेंगे कि जो विशेष रूप से यानी विस्तृत रूप से अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं दोनों सदनों की संरचना के बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो है विशेष रूप से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो कह रहे हैं कि राज्यसभा के बारे में हम पहले चर्चा कर रहे हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। इनमें से 238 जो है सदस्य जो होंगे वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, जबकि 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। यानी फ्रेंड्स आप इस बात को समझ लीजिएगा, आज यानी वर्तमान में हम देखें तो भारत में जो है राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं 250, जिनमें से 238 का चुनाव होगा कहाँ से? राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 12 जो सदस्य होंगे उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे राज्यसभा में। ठीक है। आगे करें, वर्तमान में हम देखें तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 4 संघ राज्य क्षेत्रों का और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यानी मित्रों आप ये समझ लीजिए, भारत में अगर आप अपन वर्तमान में देखें ना तो 245 वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं, और जिनमें से 229 सदस्य तो राज्यों से आए हैं और 4 जो हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है। यानी आपको यहाँ बता दूं मैं, 2 सीटें तो हमने दी है कहाँ से? दिल्ली से, और 2 सीटें दी है हमने पुदुचेरी से। तो इस प्रकार से 4 जो है सीटें केंद्र शासित प्रदेश से हो गई, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं राज्यसभा में। तो इस प्रकार से 245 सदस्य वर्तमान में भारत में राज्यसभा में हैं। आगे कह रहे हैं, संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया। और मित्रों मैंने जो है संविधान की अनुसूचियाँ आपको बताई थी, और मैंने विस्तृत रूप से उस समय बताया भी था कि, और आज मैं आपसे अगर जो है फिर से जो है रिवीजन अगर करवाना चाहूँ तो देखें, पहले अनुसूची जो है किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित। दूसरी किससे संबंधित है? जो हमारे वेतन और भत्ते होते हैं उससे। तीसरी शपथ से। चौथी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, और चौथी की यहाँ पे चर्चा भी की जा रही है। 5वीं जो संबंधित है वो किससे है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी जो है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से। 8वीं 22 भाषाओं से। 9वीं जो भूमि सुधार आया। 10वीं दल बदल से, और 11वीं ग्राम पंचायत से, और 12वीं नगर पालिका से। ठीक है। इस प्रकार से मैंने आप जो है आज एक बार फिर से अनुसूची आपको बता दी है, और आप जो है किसी भी परिस्थिति में जो है इन अनुसूचियों को याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी की चर्चा यहाँ की जा रही है कि जो संविधान की हमारी जो 4थी अनुसूची है, हमने उसमें ये बताया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा। ठीक है। तो कह रहे हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व की यहाँ बात की जाएगी कि राज्यों को सीटें कैसे हम आवंटित करेंगे। तो कह रहे हैं राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। मित्रों ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में हम जब प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो उनको हम कैसे चुनते हैं? तो उसी की यहाँ प्रक्रिया बताई जा रही है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि जाते हैं वो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। और उनका जब चुनाव होता है तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया बताई जा रही है। कौन सी? कि जो समानुपाती के प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत। और मित्रों अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने जो है एक यानी 2 लेक्चर्स में मैंने आपको जो बताया था इस पद्धति के बारे में। तो कौन कौन से वो 2 लेक्चर थे, यानी कौन से और 2 पद हैं जिनके लिए भी हम, यानी वैसे तो 3 और अभी बचे हैं, लेकिन अभी मैं आपको जितना पढ़ाया है उसमें से पूछ रहा हूँ कि कितने कौन से और 2 पद हैं जिनके लिए हम जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी या जो एकल संक्रमणीय मत जो प्रणाली है वो हम यूज करते हैं उस जो है 2 पदों को चुनने के लिए। तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आज जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
तो उसी की बात यहाँ की जा रही है कि जब हम राज्यसभा का चुनाव करते हैं सदस्यों का, तो हम जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हैं और राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। यानी राज्य किस राज्य से कितनी सीटें हम राज्यसभा में देंगे, तो उसका हम बंटवारा कैसे करते हैं, उस राज्य की जितनी जनसंख्या है। ठीक है, आगे कह रहे हैं उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं जबकि त्रिपुरा से 1। यानी हमने जो है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें दी हैं, 31 सीटें हमने राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को दी है और हमने त्रिपुरा को केवल 1 सीट दी है। यानी ये किस आधार पर दी है, उन राज्य की जनसंख्या के आधार पर। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, यानी जनसंख्या के आधार पर वहाँ नहीं होता। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं और राज्यों को 2 सीटें प्राप्त है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार हम भारत में जो है किसी राज्य को हमने 31 सीट दे दी और किसी को तो हमने 1 ही सीट दी, ऐसा अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में क्या होता है, वहाँ तो फिक्स 100 सीटें हैं और जितने भी वहाँ राज्य हैं उन सभी को 2 सीटें वहाँ दे दी जाती है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको जो है कैसे प्रतिनिधित्व मिलता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस काम के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमण मत के द्वारा होता है। यानी मित्रों ये कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से भी हम जो है उसी पद्धति से जो है चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को जिस प्रकार से हमने जो है अन्य राज्यों के लिए चुना है। और कहे हैं 7 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 2 दिल्ली व पुदुचेरी के प्रतिनिधि ही राज्यसभा में शामिल हैं। अन्य 5 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या बहुत कम होने के कारण हमने राज्यसभा में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। यानी मित्रों ये कह रहे हैं कि जो भारत में यानी अब तो जो है मित्रों ये 7 नहीं अब तो 8 हो गए संघ राज्य क्षेत्र। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो संघ राज्य क्षेत्र यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में हैं उन देशों में से हमने यानी उन केंद्र शासित प्रदेशों में से हमने जो है केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया है कि आप जो है हमारे अपने यहाँ से जो है जो राज्यसभा सदस्य है वो यानी अपने यहाँ से जो 2 प्रतिनिधि यानी एक राज्य से 2 यानी कि दोनों से 4 जो है प्रतिनिधि आप अपने राज्य से राज्यसभा में भेज सकते हो। ठीक है, और अन्य राज्यों को हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ की जनसंख्या जो है बहुत कम है, इस कारण से हमने उनको कोई भी सीट राज्यसभा में नहीं दी। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे फ्रेंड्स कह रहे हैं नामित या नाम निर्देशित सदस्य यानी जो राज्यसभा में जो यानी कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उसी की यहाँ चर्चा की जाएगी कि राष्ट्रपति जो होता है वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। और मित्रों मैं आपसे जो है पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि जिन्हें कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा में जो है विशेष अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। यानी मित्रों राष्ट्रपति जो होता है वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है और उसका कारण क्या दे रहे हैं कि जो है हम इसलिए मनोनीत करते हैं क्योंकि जो विशेष व्यक्ति यानी जिनको विशेष अनुभव है किसी भी क्षेत्र में तो वो बिना चुनाव के भी राज्यसभा में जा सके। और मित्रों आपसे मैं अगर कोई जो करंट का मुद्दा है यानी जो करंट से अगर इसको जोड़ करके बताऊं तो हमारे जो पूर्व जज थे कौन से CJI भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश उनको जो राज्यसभा का सदस्य बनाया गया तो उसी प्रावधान की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। यानी उस मुद्दे को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि जो 12 सदस्य मनोनीत किए गए तो उनमें से एक वो भी शामिल थे। आगे फ्रेंड्स अभी तो हमने बात की किसकी, राज्यसभा की संरचना की बात की। अब हम बात करेंगे लोकसभा की संरचना की। ठीक है, लोकसभा की क्या संरचना है, कितनी सीटें हैं, उन सभी की यहाँ चर्चा की जाएगी। कि कह रहे हैं लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। इनमें से 530 तो राज्यों के प्रतिनिधि, 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और एंग्लो इंडियन समुदाय के 2। यानी मित्रों ये जो प्रावधान है ना ये एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 ये अब यानी अब नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि संसद ने 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया था और उसके माध्यम से इस प्रावधान को अब हटा दिया है। मित्रों आप जो है इस बात को अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है समसामयिक का यानी एक करंट का मामला है। अब ये प्रावधान संसद ने हटा दिया है। ये करेंगे लोकसभा में अगर हम देखें तो 552 सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, उनमें से 530 तो हम राज्यों से चुनेंगे और 20 हम केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके लेके आएंगे। और अब हम वर्तमान में बात करें तो कह रहा है वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 530 सदस्य राज्यों से और 13 संघ राज्य क्षेत्रों से। और फिर वही बात कि 2 को राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो होते हैं उनको चुनते हैं। और अब मित्रों ये प्रावधान हट गया। यानी मित्रों आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अब अगला चुनाव लोकसभा का जो भी होगा
उसमें जो है पूरी 545 सदस्यों के लिए 545 सीटों के लिए चुनाव होगा। और आपको मैं याद दिला दूं कि जो 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें आपने देखा होगा कि केवल और केवल हमने 543 सीटों के लिए ही चुनाव लिया था, यानी 543 सदस्य हमने चुने थे, क्योंकि 2 सदस्य तो एंग्लो इंडियन समुदाय से हम जो है जो लोकसभा है उसमें चुनते हैं। लेकिन अब जो भी चुनाव होगा उसमें 545 सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है, जनता के माध्यम से। आप इस बात को याद रख लीजिएगा। और हाँ, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद लेकर के आई थी और उसके माध्यम से जो है इस प्रावधान को हटाया गया है। मित्रों, आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि कौन सा वो संविधान संशोधन अधिनियम संसद लेकर के आई थी, ठीक है। आगे करें राज्यों का प्रतिनिधित्व, कि लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। भारत के हर नागरिक को अगर उसकी आयु 18 साल से अधिक है तो वो संविधान के उपबंधों के तहत मत देने का अधिकारी होता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1988 के द्वारा हमने जो मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया। मित्रों, ये बात मैंने जो है एक विशेष, यानी जब मैंने संविधान की विशेषताएं बताई तब भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि हमने जो है एक अधिकार दे दिया किसको, जो भी व्यक्ति भारत का है, जो भारत का नागरिक है, अन्य किसी व्यक्ति को हमने अधिकार नहीं दिया, यानी कि कोई विदेशी है तो उसको हमने ये अधिकार नहीं दिया चुनाव देने का, यानी वोट देने का, ठीक है। यह हम कह रहे हैं कि जो भारत का नागरिक है और उसकी साल आयु हम अगर 18 साल हो गई है या 18 साल से अधिक की है तो वो भारत में जो है वोट दे सकता है, ठीक है। और ये प्रावधान हमने किया, यानी पहले ऐसा प्रावधान था कि 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था। लेकिन मित्रों, फिर हमने क्या किया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 लाया और फिर उसके माध्यम से हमने जो है आयु को 21 से 18 कर दिया। यही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व की बात यहाँ की जाती है कि संविधान ने संसद को संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे प्रतिनिधि कैसे चुन करके आएंगे तो उसके निर्धारण का अधिकार भी संसद ने दिया है, ठीक है। और आगे फ्रेंड्स विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा की जा रही है जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर। तो कह रहे हैं अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इसे समुदाय के 2 लोगों को नामित कर सकता है। मित्रों, अब ये प्रावधान जो है मैं आप यहाँ पे काट रहा हूँ, यानी ये प्रावधान अब जो है लागू नहीं होगा, ठीक है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इसको बढ़ाया। और मित्रों, ये भी प्रावधान अब बढ़ाव दिया गया, यानी अब जो है संसद ने 104वां संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ लेकर के आई है और उसके माध्यम से संसद ने जो है जो एंग्लो इंडियन समुदाय थे उनको जो है अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप जो है इस बात को याद रख लीजिएगा। और मित्रों, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अनुच्छेद 331 के अंतर्गत अब ये प्रावधान लागू नहीं होगा। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा और विधानसभा में अब आरक्षण नहीं होगा, यानी चुनने का अधिकार उनको नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप जो है इस बात को याद रख लीजिएगा। मित्रों, लोकसभा में ही नहीं है, लोकसभा के साथ साथ राज्य की जो विधानसभाएं होती है उसमें भी जो है ये चुने नहीं जाएंगे अब, ठीक है। यानी कि आपको मैं जो है अगर संक्षेप में चर्चा करूं तो वहाँ पे जो राज्य की विधानसभा होती है वहाँ एक एंग्लो इंडियन समुदाय को चुना जाता था पहले, और राज्य जो लोकसभा होती है 2, लेकिन अब जो है ना तो वहाँ पे चुने जाएंगे और ना ही लोकसभा में चुने जाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, आगे जो मैंने जो है एक विशेष बात भी याद लिख रखी है कि जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद जब लेकर के आई थी 2019 में, तो उसके माध्यम से हमने जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है उसके जो सदस्य यानी उन जातियों को भी हमने जो है लोकसभा और विधानसभा में जो है चुनने का अधिकार दिया था, यानी सीटों को उनके लिए जो है आरक्षित किया था। और अब इस प्रावधान को भी संसद ने जो इस एक्ट के माध्यम से, यानी जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आई उसके माध्यम से संसद ने अब इस प्रावधान को भी 2030 के लिए बढ़ा दिया। यानी मित्रों, अब 2030 तक उनको जो है लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि हमने चर्चा की, एक सामान्य तो क्या कहें, एक विशेष रूप से ही चर्चा मैंने कर दी कि संसद की मैंने जो है सामान्य चर्चा की। फिर मैंने संसद के जो सदन हैं दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी आपको जो विस्तृत रूप से चर्चा की है कि कितने जो है वर्तमान में सदस्य हैं, कितनी अधिकतम उनकी सदस्य संख्या हो सकती है, राष्ट्रपति को हम जो है संसद का अभिन्न अंग क्यों कहते हैं, और हमने जो है अन्य जो बातें थी जो कि सभी बातों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आज जो है हम लेक्चर यहीं जो है स्टॉप रखते हैं, क्योंकि
आप जानते हैं एक लेक्चर में ये जो टॉपिक है कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा जो है ये टॉपिक है। और देखते हैं कि 5 या 4 या 5 पार्ट या 5 या 6 कितने पार्ट बनते हैं उन सभी में, लेकिन मित्रों पार्ट कितने भी बन जाएं मैं जो है आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो है ये टॉपिक बहुत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और एक एक प्रावधान की हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। और फ्रेंड्स जो है अब हम मिलेंगे अगला जो नहीं अगला भाग में मिलेंगे, हम संसद के अगले भाग में मिलेंगे और किस टॉपिक के साथ, लोकसभा की चुनाव की प्रणाली, यानी लोकसभा जो है चुनाव करती है वो कैसे जो चुनाव होता है, यानी लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो कैसे होते हैं, तो उन सभी की बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।